पुष्पक नगर इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जिसको मतलब इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करना है उसके लिए गोल्डन ने डायमंड अपॉर्चुनिटी हो सकती है आज की करंट डे। मतलब एक दो साल के बाद मुझे लगता है ये भी एक मिस्ड आउट अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जाएगा कि अरे मिस कर दिया। हिस्ट्री हमेशा रियल एस्टेट में एक चीज एक पैटर्न बार बार रिपीट, जैसे नवी में एक पैटर्न बार बार रिपीट होता है। आप कोई भी लोकेशन प्रीमियम अगर आप रखोगे तो हर लोकेशन अगर वैसे स्ट्रक्चर में बनी है वैसे स्ट्रक्चर में मिले तो मार्केट प्रीमियम होगी। यहाँ पे मेट्रो कनेक्टिविटी जो है मुझे लग रहा है वो ऑलरेडी से काम चालू है और अपकमिंग मेट्रो होगी। तो सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो फिर पुष्पक नगर से मुंबई की दूरी मैक्सिमम 30 मिनट्स होगी। एमटीएचएल पुष्पक नगर से मुंबई की दूरी एमटीएचएल की दूरी है। मैंने सुना है कि कुछ बोलते हैं कि पुष्पक नगर 1 और पुष्पक नगर 2 दो पुष्पक नगर है वहाँ पे, ये सच है? सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं सबसे पहले आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर गिविंग लॉट्स ऑफ लव। पिछले कई वीडियोस में आपने बहुत सारा ढेर सारा प्यार दिया, कई लोगों के कमेंट्स भी आए हैं। तो आज हम इस पॉडकास्ट में हमारे सभी व्यूअर्स के जितने भी सवाल थे पिछले 2 पॉडकास्ट के, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और प्रिसाइजली स्पेसिफिकली हम आज बात करने वाले हैं पुष्पक नगर के बारे में। पुष्पक नगर एयरपोर्ट के सबसे नजदीक है। इसके रिलेटेड जितने भी सवाल हैं हमारे व्यूअर्स के, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज। जैसे कि क्या पुष्पक नगर वही इतिहास दोहराएगा जो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जब बना था और वहां के आसपास के लोगों ने ढेर सारा पैसा कमाया था, उस क्या वही इतिहास दोबारा पुष्पक नगर में भी रिपीट होने वाला है? क्या सच में एयरपोर्ट से इसका कोई भी तरह का रिलेशन या फिर एयरपोर्ट की वजह से इसे कोई भी फायदा होने वाला है? क्या सिडको ने इसके लेआउट को बहुत ही वेल प्लान तरीके से बनाया है? क्या इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? और क्या आने वाले फ्यूचर में इसकी लोकेशन बहुत डिमांडिंग होगी या नहीं होगी? इन सभी सवालों का जवाब आज हम इस पूरे पॉडकास्ट में लेंगे। सो प्लीज वेलकम वंस अगेन संदीप जी। संदीप जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। पहले पिछले 2 पॉडकास्ट में संदीप जी के साथ हमने काफी सारे इंफॉर्मेशंस आप लोगों तक पहुंचाए हैं, और आज का जो भी टॉपिक है इसके जवाब भी हमें संदीप जी इन डिटेल्ड में आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। राहुल जी बहुत बहुत नमस्कार। आपने वापस से हम लोग वापस एक टॉपिक पे बात करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, पुष्पक नगर। ये इस टॉपिक पे लमसम पिछले 3-4 सालों से डिस्कशन मेरा कंटिन्यू चल रहा है, क्लाइंट के साथ में कंटिन्यू चल रहा है। और भी जिसे भी कोई लोकेशन के बारे में जानना होता है, पुष्पक नगर कहाँ है, पुष्पक नगर में क्या अपॉर्चुनिटी है, पुष्पक नगर किस लोकेशन पे, पुष्पक नगर में रोड कहाँ से जाता है, तो बहुत सारे क्वेश्चन है। आज हम लोग इस पूरे क्वेश्चनर जितना भी पूरा क्वेश्चनर है उसको अनलॉक करेंगे और पुष्पक नगर की पूरी लोकेशन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके, मतलब लोकेशन से शुरू करते हैं। जैसे कि पुष्पक नगर एयरपोर्ट के आसपास है या फिर एयरपोर्ट के पास है? मतलब मैं तो पर्सनली देखा हूँ, बट अगर आप व्यूवर्स को बताना चाहेंगे कि जैसे ऑन कैमरा आपको बताना होगा या फिर कि जैसे वर्बली बोलते हैं ना कि ये लोकेशन पे आ जाना चाहिए, तो मुझे 2 चीज़ का क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में है वो है कि पुष्पक नगर एग्जैक्टली लोकेट कहाँ होता है, और फ्यूचर डिमांड के हिसाब से इसकी कनेक्टिविटी कैसी है? पुष्पक नगर की जो कनेक्टिविटी है वो, अगर आप पुष्पक नगर को जो अपना जेएनपीटी पनवेल से जेएनपीटी हाईवे जाता है वो हाईवे कनेक्ट करता है जो जेएनपीटी की तरफ जाता है। पुष्पक नगर में कनेक्टिविटी के बारे में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर हाईवे है, तो डायरेक्ट मुंबई सायन अपना हाईवे उसको कनेक्ट करता है, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे को कनेक्ट करता है। फिर उसके बाद में वहाँ पर मेट्रो भी है, और एयरपोर्ट के इस तरफ उल्वे है और एयरपोर्ट के जस्ट अपोजिट साइड में पुष्पक नगर। यानी दोनों की दोनों लोकेशन उल्वे और पुष्पक नगर दोनों एकदम बिल्कुल नियर बाय 3 to 4 किलोमीटर आपका उल्वे से एयरपोर्ट पड़ता है, और यहाँ से भी 2 से 3 किलोमीटर आपका एयरपोर्ट पड़ता है। ओके, हाँ, तो जब पुष्पक जैसे गोवा हाईवे की तरफ अगर आप जाते हैं, एनपीटी से जब आप आएंगे गोवा हाईवे की तरफ जाएंगे तो उसके पहले राइट और लेफ्ट टोटल अभी तक जितने भी सेक्टर्स हैं, टोटल 10 सेक्टर्स हैं वहाँ पे। एक साइड में 1 2 3, अगर आप पनवेल से आएंगे तो राइट हैंड साइड में 1 2 3, और लेफ्ट में आएंगे तो 4 5 6 7 8 9 10। तो ये पूरा पुष्पक नगर एक ही है, मतलब लेफ्ट साइड या 1 2 के हिसाब से डिवाइड है पुष्पक नगर? उसमें पुष्पक नगर 1 2 3 एक तरफ डिवाइड हुए सेक्टर्स, और 4 to 10 एक तरफ सेक्टर डिवाइड हुआ है। तो ये तो पुष्पक नगर सेक्टर्स हो गए, लेकिन मैंने सुना है कि कुछ बोलते हैं कि पुष्पक नगर 1 और पुष्पक नगर 2 दो पुष्पक नगर है वहाँ पे, ये सच है? मतलब नहीं, पुष्पक नगर 1 और 2 कुछ भी नहीं, सिर्फ सेक्टर्स में डिवाइड किया उसको। ओके जी। और एमटीएचएल से कितना कनेक्टिविटी है? एमटीएचएल से एक एमटीएचएल कनेक्टर रोड बन रहा है वहाँ पे, जो कि पुष्पक नगर से होते हुए ही जाएगा, जो कि एयरपोर्ट को कनेक्ट कर रहा है, ताकि क्या होगा जो भी ट्रैफिक वगैरह होने वाला है या इन फ्यूचर जो एयरपोर्ट में बहुत सारा क्राउड आने वाला है
कुछ लोग लोनावला से आएंगे, पनवेल साइड से आएंगे, कुछ लोग मुंबई से आएंगे, तो उनके लिए कोस्टल रोड बनाया गया। वैसे ही पुष्पक नगर की तरफ से जो आएंगे उनके लिए पुष्पक नगर, पहले उल्वे एमटी चल से आप आएंगे तो पहले आप उल्वे से एग्जिट करेंगे एमटी चल, तो वहाँ से आप एयरपोर्ट जा सकते हो। फिर आप डायरेक्ट वहाँ पे आएंगे तो जेएनपीटी हाईवे पे टच होगा, वहाँ से आप कनेक्टर रोड पकड़ कर वापस एयरपोर्ट जा सकते हो, ताकि एयरपोर्ट के लिए जो कनेक्टिव मल्टीपल कनेक्टिविटीज की गई है, ताकि कहीं पर भी कोई कंजेशन वगैरह ना हो वहाँ पे। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो फिर पुष्पक नगर से मुंबई की दूरी मैक्सिमम 30 मिनट्स होगी एमटीएचएल के पुष्पक थ्रू। नगर से मुंबई की दूरी एमटीएचएल की दूरी, यस, मैक्सिमम 30। मैक्सिमम बिकॉज उलवे से तो 20 मिनट्स yes, लगता ही है। मैं और 5 to 10 मिनट्स एक्स्ट्रा पकड़ूंगा कि पुष्पक नगर से 30 मिनट्स में हम टाउन पहुंच ही जाएंगे। अभी आप जैसे अभी आप आते हैं, जब मुंबई से आप आते हैं तो पहला एग्जिट बंद, हाँ जो फर्स्ट एग्जिट बंद है वो कोस्टल रोड का एग्जिट है। ओके सेकंड जो एग्जिट है वो उल्वे का एग्जिट है, जो स्पेसिफिकली उल्वे आएगा। ओके उसके बाद में आप जब सीधा जाएंगे तो वो आपका जो नेक्स्ट हाईवे है पुष्पक नगर वाला, जो मुंबई पुणे मुंबई ये अपना जेएनपीटी और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे को कनेक्ट करता है, जो हाईवे है वो वाला उस पर निकलेगा। ओके फिर वहाँ पे आपका रिंग रोड है, फिर वहाँ से कनेक्ट होकर डायरेक्ट आप एयरपोर्ट ओके। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो रेलवेज के हिसाब से यहाँ पे मेट्रो कनेक्टिविटी ये तो जो है मुझे लग रहा है वो ऑलरेडी उसका काम चालू है और अपकमिंग मेट्रो इज वेरी सून। मेट्रो आपका तलुजा हो गया, तलुजा से खांदेश्वर, वही खांदेश्वर से जो मेट्रो आपकी एक्सटेंड की जाएगी, फिर वो वहाँ से आगे बहुत लंबा रूट है उसका, वो आपका धुतुम तक जो आगे आने वाले समय में डेवलपमेंट पार्क्स वगैरह हैं वो जो आ रहे हैं फ्यूचर में, वहाँ तक की कनेक्टिविटी। बट फिलहाल अभी उसको थोड़ा सा टाइम जाएगा, अभी फिर सिर्फ अपने पास में बस और रोड की कनेक्टिविटी है, और इन फ्यूचर आपकी मेट्रो की कनेक्टिविटी। तो इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी, इन टर्म्स ऑफ लेआउट वगैरह बहुत अच्छा बनाया हुआ है, और बहुत ज़्यादा सेक्टर्स नहीं है वहाँ पे, बड़ी लिमिटेड सप्लाई है, तो वहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा रहेगी। अभी फिलहाल जो डिमांड है वो सप्लाई बहुत ज़्यादा है, इसकी डिमांड लोगों को कम लग रही है, लेकिन जैसे जैसे सप्लाई कम होगी वहाँ पर डिमांड बढ़ती है। यानी आप इसको इस तरीके से समझिए, मैं आपको एक इसका एग्जाम्पल इस तरह से देता हूँ। आज आपको भगवान ने मौका दिया है कि आप 1948 में जा करके एक बार इन्वेस्टमेंट करने का आपको मौका मिल रहा है। यानी आपको वो मौका मिला है कि जब मुंबई का एयरपोर्ट बन रहा था, और वहां पर आज से आप 50 साल पीछे जा रहे हैं, और 50 साल पीछे जा करके इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल रहा है। जब वो मुंबई एयरपोर्ट आया था, वहाँ पे जब मुंबई एयरपोर्ट के अराउंड मेरे साथ में 1946 के आसपास में शुरुआत हुई थी, किसी को नहीं पता था कि वहाँ की आसपास की जो लोकेशन है वहाँ पर क्या होगा, यानी वहाँ पर कैसा इन्वेस्टमेंट होगा, या फिर क्या क्या अप्रिसिएशन होगा, किसी ने कभी सोचा नहीं था। लेकिन वो एक हिस्ट्री हुई, और वापस से आपको उसी हिस्ट्री का एक हिस्सा बनने का मौका मिलता है यहाँ पे। जब आप पुष्पक नगर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या नियर बाई जो भी लोकेशन, नियर बाई एयरपोर्ट की जो भी लोकेशन में इन्वेस्टमेंट करते हैं, सेम हिस्ट्री इज गोइंग टू रिपीट अगेन। तो मुझे लगता है अगर आपको टाइम मशीन से वापस भेज दिया गया वहाँ पे, और वापस आपको एक मौका दिया गया कि वो अपॉर्चुनिटी आपने मिस की, आप एयरपोर्ट के आसपास में वापस एक अपॉर्चुनिटी आई है, वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर। मुझे लगता है कि इतना भी पीछे नहीं गए तो भी अगर नियर बाय में 15-20 साल पीछे भी चल रहा, 20 साल पीछे जाते हैं, तो वो लोग तो आज भी देख रहे हैं हमारे इस पॉडकास्ट को, डेवलपमेंट को। तो उन लोगों की नज़र में एक ये भी होगा, अगर 20 साल पहले 25 साल पहले किसी को उल्वे बोल दो तो लगता था बहुत दूर है, अरे उल्वे कौन लेगा, और सेम वे उन लोगों को आज पछतावा फील होता है, अरे उल्वे में ले लिया होता तो आज हमें अच्छा मिल जाता। तो मुझे लगता है कि सेम चीज पुष्पक नगर के लिए कि आज ले लो कल तो डेफिनेटली हो जाएगा। आप इस तरह से समझिए कि आज पुष्पक नगर में जो भी डेवलपमेंट अभी चल रहा है, यानी पुष्पकरम नोड एक पूरी तरह से कम्प्लीटली भी नया नोड है। तो जब नया नोड होता है तो वहाँ पर सप्लाई बहुत ज़्यादा, करेक्ट, वो कस्टमर का मार्केट होता है। आज जैसे आने वाले टाइम में अगर 70% 80% डेवलप हो जाएगा तो अराउंड 30% इन्वेंट्री बचेगी, लेकिन कस्टमर तब भी बहुत रहेंगे। अभी जो लोग नहीं ले रहे हैं, अभी जो लोग सोच रहे हैं, उनको बाद में फिर से एक मौका मिलेगा, और वो फिर जब आएंगे तो वो चीज़ बहुत महंगी हो चुकी होगी। यानी अभी आपके पास में अपॉर्चुनिटी है, आपके पास में ये कस्टमर का मार्केट है, यानी सभी लोगों को इन्वेंट्री अपनी सेल आउट करनी है। करेक्ट। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हमेशा जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है उसमें कस्टमर को बेनिफिट होता है। ओके, तो अगर मैं बात करूँ, सिडको ने जो लेआउट दिया है, मतलब प्लान बनाया होगा पुष्पक नगर कैसे डेवलप होगा, क्या क्या एमिनिटीज, मतलब पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से, एमिनिटीज बिल्डिंग्स वगैरह में तो डेफिनेटली वो सब तो ऐड है, बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो बेसिक एमिनिटीज है उसके बारे में क्या लेआउट, क्या आपका नगर है? एक पुष्पक नगर एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पर जितनी भी पब्लिक के जो भी वेलफेयर के लिए चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। वहाँ पर कनेक्टिविटी के लिए मेट्रो अवेलेबल है, वहाँ पर बस के लिए बस डेपो बनाया गया है, स्टार होटल का प्लॉट रिजर्व किया गया है, फ्यूल स्टेशन वहाँ पर दिया गया है, फ्यूल स्टेशन के साथ साथ में बहुत सारे कम्युनिटी सेंटर्स के प्लॉट्स दिए गए हैं। ओके बहुत सारे रिजर्व गार्डन दिए गए हैं। ओके स्कूल्स के लिए प्लॉट रिजर्व किए गए हैं, डिग्री कॉलेजेस जो अपने बनाने हैं उनके लिए प्लॉट रिजर्व किए गए हैं, जॉगिंग ट्रैक जिनके किनारे बनाया गया, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू वहाँ से हिल का, अगर आप जाकर के देखेंगे वहाँ पर
तो जो भी सेक्टर 4, 5, 6, 7, 8 है उनके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल, बड़ा सुंदर व्यू है वहाँ पे, जो कि हिल्स है, जो कि इन फ्यूचर आपके हमेशा वैसे ही वैसे रहना है। तो जो भी एक नॉर्मल इंसान को रहने के लिए जो भी एक बेटर अपॉर्चुनिटी या बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर सिडको ने बहुत ही अच्छे से डेवलप किया। ओके। अभी सिर्फ सिडको अभी जो पेंडिंग काम है उसकी वजह से अभी थोड़ा टाइम लगेगा, बट उसके बाद में वन ऑफ द बेस्ट नोड होगा नवी मुंबई। जब भी किसी शहर में एयरपोर्ट आता है तो एयरपोर्ट आने के साथ साथ उसमें क्या होता है कि वो सिर्फ कुछ शहरों को ही कनेक्ट नहीं करता है या कुछ लोकेशन को ही कनेक्ट नहीं करता है, वो एक वहाँ करके पूरी इकोनॉमिक के सिस्टम को बूम करता है। यानी जब एयरपोर्ट आता है तो उसके आसपास में कमर्शियल एक्टिविटीज आती हैं, हॉस्पिटैलिटी एक्टिविटी आती है, कॉर्पोरेट हब्स आते हैं, लॉजिस्टिक पार्क्स आते हैं। वैसे ही सेम वे में पुष्पक नगर के आसपास में भी बहुत सारी कमर्शियल एक्टिविटीज हो गई, लॉजिस्टिक पार्क्स हो गए, यानी कई एकर्स के लॉजिस्टिक पार्क्स आ रहे हैं। जैसे आपको पूरा दुतुम हो गया, उरन की तरफ आप जाएंगे, दिघोड़े हो गया, जामुड़पाड़ा हो गया, यहाँ पर सारी की सारी लॉजिस्टिक पार्क्स की प्लानिंग चल रही है, जो कि ऑलरेडी प्लान्ड हो चुका है। इवन उसमें विलेजेस का एक्विजिशन भी शुरू हो गया है ओके। और उनका लेआउट भी बनना शुरू हो गया, कुछ का तो डीपीआर भी आ गया है। तो वो एक उन्होंने प्रोसेस शुरू कर दिया है। इसके आजू-बाजू में एक लोकेशन है, एक लोकेशन के आजू-बाजू में पोर्ट है, यानी पोर्ट मतलब आपको पोर्ट से भी कनेक्ट है लोकेशन, वो एयरपोर्ट से भी कनेक्ट है लोकेशन। उसके बाद में बीकेसी 2 भी है, वहाँ पर जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए पब्लिक के लिए वो भी है, और किसी लोकेशन को और क्या चाहिए। मतलब तो पोर्ट वो जिसकी एक बात कर रहे थे आप, वो मैं जो आपको इंटरप्ट कर रहा यस, है। यस, तो जो आप पोर्ट की बात कर रहे थे, तो पोर्ट इट मीन्स जेएनपीटी पोर्ट, जेएनपीटी तो जिससे वो कनेक्टेड, यस। मेन रोड कनेक्टेड है, इट एंड्स टू जेएनपीटी। मतलब इससे आप ये समझिए कि अगर आपके पास में जेएनपीटी पोर्ट है और एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट है, तो हाँ। क्या होगा कि यहाँ पर जो भी एम्प्लॉयमेंट आएगा, यानी हाँ। वो केबिन क्रू हो, कैप्टन्स हो, हाँ। या एयरपोर्ट एयरपोर्ट के एम्प्लॉइज हो, Correct. या जेएनपीटी में जो वर्किंग लोग हैं वो लोग हो, हाँ। या उस जेएनपीटी के आसपास में बहुत सारी लॉजिस्टिक्स और शिपिंग की एक्टिविटीज होती है। ओके। उस एक्टिविटी से जुड़े हुए जितने भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा उनको रहने के लिए जगह तो चाहिए। बराबर। तो रहने के लिए उसी हिसाब से सिडको ने जब इसको प्लान किया है, वही सारी चीज़ों को आज से 10 टू 15 इयर्स के बाद का प्लान है कि उस सारे एम्प्लॉइज़ को रहने के लिए, उसमें जितने भी लोग वहाँ पर आएँगे उनके रहने के लिए एक अच्छा रेसिडेंस चाहिए। ओके। एक अच्छा रेसिडेंस वो अभी ये सब पुष्पक नगर में प्लान करके दिया जाए। ओके। यस, तो ये एयरपोर्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसा नहीं हो रहा है कि सिर्फ़ एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। एयरपोर्ट के आने से आस-पास का इंफ्रास्ट्रक्चर, आस-पास बहुत सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़, लॉजिस्टिक जो भी चीज़ें हैं, जो मैंने अभी डिस्कस की, वो सारी की सारी वहाँ पर आने वाली हैं। ओके। उसके बाद में आने के बाद में जब आप पुष्पक नगर आज से 5 साल के बाद देखोगे, तो आप पीछे 5 साल पुष्पक नगर देखोगे तो आपको बहुत कुछ बदला हुआ नज़र आएगा। हाँ, करेक्ट। यस, वैसे ही सेम हिस्ट्री हमारे साथ में ऑलरेडी रिपीट हुई है, रिपीट होती रही और आगे भी रिपीट होती रहेगी। इसके बाद में भी बहुत सारे नए नोड्स आ रहे हैं, तो पुष्पक नगर डेवलप हो जाएगा, फिर वो नए नोड आ जाएँगे लाइमलाइट में। ओके। लेकिन इम्पोर्टेंट ये होता है कि अगर आपको कोई अमाउंट या फिर कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके लिए सही टाइम ज़रूरी है। ओके। आप बाद में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आदिलवे में आज भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वाशी में आज भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन क्या रिटर्न आपको जो 10 साल पहले मिला वो मिलेगा? नहीं मिलेगा। मिलेगा। क्या 20 साल पहले जो वाशी में जिसको रिटर्न मिला वो नहीं मिलेगा? वो नहीं मिलेगा। यानी एक लोकेशन में 2 चीज़ें होती हैं, या तो उस लोकेशन में कैपिटल एप्रिसिएशन होगा, यानी कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब होगा या तो प्रॉपर्टी के भाव बढ़ेंगे, बिल्कुल। या तो रेंट यील्ड आएगी। रेंट यील्ड मतलब कि जो आपका प्रॉपर्टी का भाव है, जो आपका रेंट आ रहा है, तो कितने परसेंटेज आप उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। ओके। तो वो रेंट यील्ड, अब वाशी जो हो गया वो रेंट यील्ड की लोकेशन है। करेक्ट। कैपिटल एप्रिसिएशन बहुत कम होगा। हाँ। लेकिन अगर आप देखेंगे कि नहीं हमको कैपिटल एप्रिसिएशन भी चाहिए, रेंटल भी चाहिए, तो मिड वाली लोकेशन आएगी, जैसे कि ओके। आपकी उल्वे हो गई। थोड़ा कैपिटल एप्रिसिएशन है, थोड़ा रेंट यील्ड भी आ रहा है। लेकिन अब जैसे आप पुष्पक नगर में आएँगे तो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ कैपिटल एप्रिसिएशन है। लेकिन वो जो कैपिटल एप्रिसिएशन आ रहा है, वो कई गुना आ रहा है। ओके। जो आप दूसरी जगह रेंट कमाओगे, वो रेंट यील्ड से कई गुना ज़्यादा आपको कैपिटल एप्रिसिएशन आ रहा है। ओके। तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा अंडर डेवलपिंग लोकेशन जो रहती है, वो बेस्ट रहती है। वो कोई भी नए शहर बनते हैं, कोई भी नई लोकेशन आती है, हमेशा जो इन्वेस्टर्स पैसे डालते हैं वो आज डालेंगे। आज जैसे ही 5 साल 4 साल कंप्लीट होगा, इन्वेस्टर्स एग्ज़िट करेंगे, फिर एंड यूज़र आएगा और एंड यूज़र उस चीज़ को तब उसको समझ में आया कि हाँ, ये ऐसा लेआउट है, यहाँ से रोड जाने वाला है, यहाँ से मेट्रो आने वाली है, ये एयरपोर्ट का रोड है। तो उनको जब समझ में आएगा, जब तक वो आएँगे तब तक प्रॉपर्टी बहुत महँगी हो जाती है। ओके। तो इसके लिए आज वो बेस्ट टाइम है। अभी इवन बेस्ट टाइम भी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा आप थोड़ा-सा लेट ही हैं, बट फिर भी अभी बहुत बेस्ट टाइम है कि अभी भी जिसको इन्वेस्टमेंट करना है, यानी जिसको रहने के लिए इमीडिएट नहीं घर चाहिए, उसके लिए पुष्पक नगर वन ऑफ द बेस्ट है। तो मैं बोल मतलब इन शॉर्ट में पुष्पक नगर इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी
और जिसको मतलब इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करना है उसके लिए गोल्डन डायमंड अपॉर्चुनिटी हो सकती है आज के करंट डे, मतलब Yes. 1-2 साल के बाद मुझे लगता है ये भी एक मिस्ड आउट अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जाएगा कि अरे मिस कर दिया। तो आज के पुष्पक डेट नगर में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पुष्पक नगर में अगर आप देखेंगे तो 2 से 3 टाइप का क्राउड है जो मैंने नोटिस किया। हाँ। पहला क्राउड है जो कामोते में जिन्होंने फ्लैट लिए, अराउंड 10 इयर्स हो गए उनके कंप्लीट होकर के। 10 इयर्स में उनके लोन जितने भी लोगों के थे मैक्सिमम लोगों के लोन क्लोज हो रहे हैं या फिर Okay. थोड़े बहुत लोन उनके बचे होंगे, ओके। यानी कुछ लैक्स बचे होंगे। तो पहला क्राउड है, उन्होंने कामोते में वो बूम देखी, यानी कामोते के टाइम में उन्होंने देखा कि भाई वो जो प्रॉपर्टी है वो 2200 2300 से शुरुआत हुई थी, आज 8000 9000 रुपीज पर स्क्वायर फीट मिल रहा है। तो उन्होंने उस चीज को विटनेस किया। पहला जो कस्टमर पुष्पक नगर में आया वो कामोते से आया। दूसरा जो कस्टमर उल्वे का रेंटल था, यानी आज वो पिछले 3-4 साल से उल्वे में रह रहा है, तो उसने ये नोटिस किया कि यहाँ पर रहते-रहते ये प्रॉपर्टी इतनी महँगी हो गई। हाँ। बट उसने उस समय वो डिसीजन नहीं लिया। नहीं लिया। उसे लगा कि अरे ये इतनी महँगी नहीं होगी या कितना बढ़ेगा, अभी रेंट पे रह लेते हैं। तो आज जो उल्वे का रेंटल है, तो सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट क्राउड है वो उल्वे का रेंटल है जो पुष्पक नगर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ओके। थर्ड टाइप की कैटेगरी जो है, जैसे ही अटल सेतु कनेक्ट हुआ, साउथ बॉम्बे के लोगों ने कनेक्टिविटी देखी। और थर्ड टाइप का क्राउड है जो अक्रॉस इंडिया से कहीं से भी आ रहा है, वो प्योर इन्वेस्टर है जो सिर्फ देख रहे हैं कि यहाँ आने वाली चीज़ है, वो स्मार्ट इन्वेस्टर है और उन्होंने वहाँ पर पैसा डाला। चौथी कैटेगरी आज भी वेट कर रही है कि जब रोड बन जाएंगे, लाइट्स लो हो जाएंगी, तब गार्डन बन जाएगा, बसेस शुरू हो जाएंगी, मेट्रो आ जाएगी, लोकल आ जाएगी, तब उसके बाद वो आर्ग्यूमेंट चल रहा है उसमें कि लोकल आएगी मेट्रो आएगी, तब तक टाइम करते रहेंगे और तब तक फिर अगेन वही जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे Yes. बजट नहीं बनता। यस यस यस। तो आज मतलब आपसे सुनकर जानकारी लेके जितना भी अब तक डिस्कशन किया है, मुझे तो लग रहा है कि मतलब ये एकदम सोना नहीं सोने की पूरी खदान है यहाँ पर। लेकिन फिर भी मेरे मन में एक सवाल या डाउट आ रहा है कि इसको मैं मैच या रिलेट कैसे कर पाऊँगा? जैसे मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, हमारी जितनी मेट्रो सिटीज़ है, जो डेवलप हो चुकी हैं, जिसको आज हम बिज़ीएस्ट भी जानते हैं। तो जैसे आप इतना जितना भी अभी हमने जाना, इसको आप समराइज़ कैसे करेंगे या रिलेट कैसे करेंगे कि हाँ, इस सिटी को मैच करें? सम एग्ज़ाम्पल्स आपकी तरफ से। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब 1946 के आसपास में हमारा एयरपोर्ट मुंबई का शुरू हुआ था, जी। के आसपास की जितनी भी लोकेशन थी, उस लोकेशन पे कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया ओके। और वो उनका नसीब था। यानी इन्वेस्टर ने जिसने थोड़ा स्मार्टली इन्वेस्टमेंट किया, हाँ जी। जिसे पुरानी हिस्ट्री पता थी, क्योंकि तब अपने पास में रेफरेंस के लिए इतनी हिस्ट्रीज नहीं थी। हाँ, यानी मुंबई वाज द फर्स्ट एयरपोर्ट इंडिया का। उसमें क्या होता है कि आज के टाइम पे मुंबई इज द सेकंड एयरपोर्ट जो सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट, मोस्ट बिज़ीएस्ट, करेक्ट। है ना? और जो हमारे उस टाइम पे इतने रेफरेंसेस हमारे पास में नहीं थे, उतनी हिस्ट्रीज नहीं थे, हम उस चीज़ को समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते। बट आज हमारे पास में बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, बहुत सारी हिस्ट्रीज हैं। जैसे कि आपका दिल्ली एयरपोर्ट के पास में एरो सिटी, लमसम 4 किलोमीटर। यस, यस, करेक्ट, हाँ। उसके बाद में आप जाएँगे बैंगलोर, हाँ। केंपागोड़ा के पास में बैंगलोर हो गया, देवनाली और हाँ। कन्या की जो लोकेशन, लमसम 4 टाइम। हाँ। उसके बाद में आप जाओ हैदराबाद में, ओके। शमशाबाद करके जगह है, वहाँ पर क्या अगर आप लोकेशन देखेंगे तो पहले का जो प्राइस था और आपका जो प्राइस है, कम 5 टाइम प्राइस होता है। तो बैंगलोर में एक इंटरप्ट करता हूँ, जैसे बैंगलोर की आप पिछले पॉडकास्ट में भी हमने डिस्कस किया था कि जब बैंगलोर एयरपोर्ट प्लान में आया था तो लोगों ने सोचा कौन जाके लेगा, कौन लेगा, लेकिन आज बैंगलोर एयरपोर्ट सिटी से बहुत बाहर है, लेकिन सिटी से एयरपोर्ट के बीच में जो लैंड है, दोज आर द मोस्ट डिमांडिंग लैंड टुडेज, लाइक रियल स्टेट में मुझे लग रहा है एयरपोर्ट बैंगलोर सिटी से बैंगलोर एयरपोर्ट जो है कैंपागोड़ा, उसके बीच में जो लैंड आती है वो सबसे ज्यादा डिमांडिंग लैंड्स है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू कैन करेक्ट मी। जैसा इसे मैं आपको इस एग्जांपल से बताता हूँ कि एक एयरपोर्ट जब किसी शहर में आता है, हाँ। तो वो जो एयरपोर्ट होता है ना, वो इकोनॉमी इंजन होता है। ओके। यानी उस इंजन के पीछे-पीछे बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हाँ। अभी हमने जैसे पहले एग्जांपल दिया था कि एयरपोर्ट के साथ-साथ में आपका कमर्शियल हब आता है। ओके। हाँ, राइट। एयरपोर्ट के साथ-साथ में आपकी लॉजिस्टिक्स एक्टिविटीज़ आती है। जी। बहुत सारी कंपनीज़ आती हैं, क्योंकि एयरपोर्ट के लिए बहुत सारा लॉजिस्टिक, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है। शिपिंग के लोग आते हैं, हाँ, हाँ, लॉजिस्टिक के बहुत सारे लोग आते हैं। हाँ। तो अब ये लोग जब आएँगे, तो इनके आने के बाद में उनको 40 किलोमीटर तो दूर नहीं आना है। राइट। तो उनके लिए क्या होता है, वहाँ की अथॉरिटी को उनके नियर बाय प्लेसेस से कुछ ना कुछ अरेंज करना पड़ता है। सब डेवलप यानी वैसा उनको प्लान करना पड़ता है। करेक्ट। तो जब कोई एयरपोर्ट आता है, तो एयरपोर्ट के आने के साथ-साथ में डेवलपमेंट अपने आप आता है। हाँ। वो लोकेशन, कोई भी लोकेशन एयरपोर्ट के आस-पास की ऐसी नहीं हो सकती कि अंडर अंडर डेवलपमेंट पे हो या वहाँ डेवलपमेंट ही ना हो। यानी ऐसे आपको रेफरेंसेस में कोई हिस्ट्री मिलेगी नहीं। बिल्कुल। वो बैंगलोर का केंपागोड़ा हो, हैदराबाद का हो, नवी मुंबई हो या और भी जो एयरपोर्ट अभी आने वाले टाइम पे होंगे,
सेम हिस्ट्री हर जगह पर रिपीट हो। ओके। यानी आप विटनेस आज यहाँ पर बन रहे हो कि अंधेरी में प्राइस कैसे बढ़ा, सेंटा क्रूज में प्राइस कैसे बढ़ा, राइट। जुहू में प्राइस कैसे बढ़ा, और उस एयरपोर्ट और इस एयरपोर्ट की जो जर्नी है राइट। वो आपको एक मौका वापस से मिला है, हम्म। फिर वो चीज रिपीट हाँ। हिस्ट्री हमेशा रिपीट होती है। Okay. रियल एस्टेट में एक चीज एक पैटर्न बार बार रिपीट होता है। करेक्ट, करेक्ट। जैसे नबी में एक पैटर्न बार बार रिपीट होता है। आप कोई भी लोकेशन प्रीमियम अगर आप देखोगे तो हर लोकेशन अगर वैसे स्ट्रक्चर में बनी है, वैसे स्ट्रक्चर में फ्रेम हुई हो, तो वो बाद में प्रीमियम होगी। तो इसमें एक चीज मैं जो ऐड करना चाहूंगा हमारे व्यूअर्स के लिए, बहुत सिंप्लीफाई वे में एक इजी एग्जांपल दे देता हूँ कि जब मुंबई एयरपोर्ट 1946 में प्लान हुआ था, फिर आया था, तो वो एक एम्प्टी बैरर लैंड, एक खाली जगह थी। उसके बाद एयरपोर्ट आ गया, एयरपोर्ट के साथ साथ वहाँ पे लोकेलिटी और सब चीजें डेवलप हो गई, और आज मतलब 50 एक 70 साल के बाद वहां से अगर एयरपोर्ट हटा देते हैं, कंप्लीटली बंद भी कर, फिर भी वहाँ के लोगों की लाइवलीहुड बंद नहीं होने वाली। इनफैक्ट वो और ग्रो होगा, क्योंकि वो पूरी तरह से डेवलप हो चुका है। वहाँ पे ऑफिसेस है, कॉर्पोरेट पार्क्स है, फैक्ट्रीज है, आईटीज है। तो एयरपोर्ट के आने से क्या क्या चेंजेस मुंबई को देखने मिला है, वो सिर्फ और सिर्फ जब एयरपोर्ट आ गया उसके बाद अंधेरी, जुहू, सांता क्रूज, जैसा कि संदीप जी ने बताया कि किस प्रकार से डेवलप हुआ है। तो मुझे लगता है इन कमिंग फ्यूचर नवी मुंबई एयरपोर्ट के आसपास जो भी लोकेलिटीज, पुष्पक नगर, उल्वे, इन सब का फ्यूचर काफी हद तक बहुत ज्यादा ब्राइट होने वाला है। तो ये तो था हमारा फ्यूचर, बट मेरा एक और सवाल है, मतलब एक जेन्युइन क्वेश्चन, कि पुष्पक नगर है कितना बड़ा? जैसे कि उस सेक्टर्स तो आपने कहा कि काफी कम है, और जो लेआउट वगैरह है सब कुछ है, ओवरऑल एरिया जैसे वाशी काफी बड़ा है, उल्वे भी बहुत ही मतलब बड़ा है, एंड वाशी से बेलापुर के बीच में बहुत सारी जगह है, जोईनगर, सानपाड़ा, और ये सब बहुत बड़े बड़े एरिया में लोकेटेड है। पुष्पक नगर इनके कंपैरिजन में कितना बड़ा है, और उसकी मतलब कंपेयर कर लेते हैं थोड़ा एरिया वाइज। पुष्पक नगर की सबसे बड़ी ब्यूटी यही है कि कोई भी ऐसा नोड नहीं है खारगल को छोड़ करके जहाँ पर कि इतना ब्यूटीफुली ग्रीनरी लोकेशन हो। ओके। और पुष्पक नगर का जो एरिया अगर आप बोलेंगे तो 540 से लेकर के 600 एकड़ के अंदर ही पुष्पक नगर है। अच्छा। यानी 1 से 10 तक जो भी सेक्टर्स हैं वो इस एरिया के अंदर आ जाते हैं। ओके। छोटा सा नोड है, लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत है। सप्लाई इन फ्यूचर बहुत कम होगी, आने वाले टाइम में सप्लाई कम होगी तो डिमांड बहुत बढ़ेगी। जैसा आपने मुझे एक आपके क्वेश्चन को एक रेफरेंस पे लेता हूँ कि आपने बोला कि मुंबई में ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुका है, एयरपोर्ट कुछ हो जाए या ना हो, तो उसको मैं एक रेफरेंस देकर के बोलता हूँ। आज मुंबई उस सिचुएशन पे है जब मुंबई में आप आने वाले टाइम पे, आने वाले 10-15 सालों में देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें डिसेंट्रलाइज होंगी। हाँ। डिसेंट्रलाइज का मतलब कि वहाँ पर एक्सर्शन बहुत ज़्यादा हो गया है। करेक्ट। आज एयरपोर्ट का जैसे हमें कार्गो देखा हमने नवी मुंबई की तरफ आ रहा है, राइट। वैसे ही बहुत सारी गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज़ है वो धीरे-धीरे नवी मुंबई की तरफ शिफ्ट होंगी। जैसे कि एरो सिटी हो गया, एडू सिटी हो गया, या जो भी प्लानिंग अभी इन फ्यूचर में आने वाली है, लॉजिस्टिक पार्क्स हो गए। 700 एकड़ का हमारा एसईजेड बन रहा है। ओके। जो अपना द्रोणागिरी के पास में, द्रोणागिरी से पहले थोड़ा-सा 700 एकड़ का एसईजेड है। यानी जो भी कंपनियाँ डॉलर में ट्रेड करती हैं, उनके लिए एसईजेड की जो लैंड रहती है, उनकी वो टैक्सेशन का जो सिस्टम है थोड़ा अलग रहता है। तो वो प्लान हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें मुंबई के आस-पास में लैंड नहीं है और ना तो वो कैपेसिटी है। ओके। मैं आपको एक व्यूअर्स को जानने के लिए एक मेरा क्वेश्चन है कि थोड़ा आप सिंप्लीफाई वे में बता सकते हैं कि एसईजेड जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी है, तो इसका बेनिफिट्स क्या होगा? लाइक पिछले पॉडकास्ट में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, बट व्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? एसईजेड क्या होता है कि जितने भी, इसका मतलब हो गया स्पेशल इकोनॉमिक जोन, टोटल अराउंड उसको एक्सटेंड करेंगे तो लमसम 700 एकड़ का ओके। जो जेएनपीए आप देखते हैं, हाईवे से जुड़ा हुआ है जेएनपीए, वो 700 एकड़ का ऑलरेडी प्लान हुआ है। उसका तो काम भी हो गया है। इवन डीपी वर्ल्ड ने वहाँ पे पहले 25 एकड़ का प्लॉट बिडिंग लिया, फिर अगेन शायद 20 एकड़ का प्लॉट और भी बिडिंग मिली है। बहुत सारी कंपनी थी जिन्होंने ऑलरेडी वहाँ पर उनको प्लॉट, वो एक बिडिंग सिस्टम के थ्रू प्लॉट वहाँ पे अलॉट हो रहा है, ताकि उनको क्या होगा, डायरेक्ट जेएनपीटी का एक्सेस मिलेगा। और उनकी जो बाहर की बहुत सारी जो उनको चीज़ें करनी पड़ती हैं वो विदिन एसईजेड के अंदर हो जाती है। जो भी कंपनियाँ डॉलर में ट्रेड करती हैं, वो डॉलर में ट्रेड करने वाली कंपनी के लिए अलग इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बनाया जाता है। उनका टैक्सेशन सिस्टम भी अलग है। उनको बहुत सारे जो गवर्नमेंट से रिबेट मिलते हैं वो भी अलग रहते हैं। अगर आप विदिन एसईजेड के लैंड में रहते हैं और वहाँ पर बिजनेस या ट्रेड करते हैं तो वैसे बहुत सारे इकोनॉमिक जोन आगे आने वाले समय में प्लान होंगे। और बहुत सारी एक्टिविटी जो अभी मुंबई में चल रही है, यानी मुंबई वो गवर्नमेंट से प्लान हो या अलग चीज़ें हो, उनको सभी को डिसेंट्रलाइज करके यहाँ पर लाया जाएगा।
जैसे मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे में आप देखेंगे अभी नेरुल से पूरा गणगौली की जो बेल्ट है वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी आ रही है। करेक्ट। कमर्शियल एक्टिविटी क्यों आ रही है? वो कमर्शियल एक्टिविटी एयरपोर्ट की वजह से। अगेन ओके। एयरपोर्ट जब आता है तो एक इकोनॉमिक उस लोकेलिटी की बूम होती है, एयरपोर्ट एज अ इकोनॉमिक इंजन आता है। उसके साथ में बहुत सारी चीजें आती हैं। आज रूपा सॉलिटर में डीपी वर्ल्ड ने ऑफिस लिया, राइट। स्टोर लिया, और बहुत सारी जो लॉजिस्टिक की शिपिंग की कंपनीज है उन्होंने बेलापुर में, गणगौली हाँ, और नियर बाई एरिया में लोकेशन में सभी लोग Correct. एक्विजिशन करना उन्होंने शुरू कर राइट दिया। राइट। पूरा का पूरा जो कमर्शियल आपका जो आने वाला है, और पूरा का पूरा जो कमर्शियल आपकी बेल्ट है थाने से लेकर के पनवेल तक की जो भी कमर्शियल आ रहे हैं, ये सारे उसी पर्पज से बनाए जा रहे हैं। ओके। आने वाले समय में वही आप कई चीज एयरपोर्ट के आजू बाजू वाले जो दूसरे शहरों में रिपीट हुई है वही सेम चीज यहाँ पर रिपीट होने वाली है। जब इनिशियल लेवल पे कमर्शियल की एक्टिविटी वहाँ पर शुरू की थी, लोग कह रहे थे यहाँ पर कमर्शियल कौन खरीदा है, यहाँ पर कौन कमर्शियल खरीदेगा, यहाँ पर कमर्शियल की कोई Right. जरूरत ही नहीं है। राइट। ऑलरेडी बेलापुर के कमर्शियल नहीं चल रहे, लेकिन आज ये सिचुएशन है कि बेलापुर में कमर्शियल नहीं मिल रहा है, बराबर। और बेलापुर के कमर्शियल के प्राइस में और गनसौली वाली बेल्ट के कमर्शियल के प्राइस में डबल का फर्क है। राइट। तो एक 20 मिनट्स का ड्राइव और सही, और वहां से आप वहां जा सकते हो। आईटीएस की हो गई या कॉर्पोरेट बहुत सारे हो गए, उन्होंने ऑलरेडी वहां पर इन्वेस्टमेंट कर दिया है। ओके। और वो कमर्शियल भी आने वाले टाइम में बूम होने वाला है, राइट। ऑलरेडी बूम हो चुका है। इसका एक और एग्जांपल है BKC2, वो भी ऑफ कोर्स आने वाले टाइम में बहुत बड़ा डेटा सेंटर BKC2 हो गया, वहाँ पर बहुत सारे डेटा सेंटर हाँ। हैं, क्योंकि हमें वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर आसपास में तो राइट। एरो सिटी भी आ रहा है, एडू सिटी भी आ रहा है। सब नवी मुंबई में क्यों प्लान हो रहा है? क्योंकि नवी मुंबई में ही लैंड है, ओके। मुंबई में अपने पास में कैपेसिटी नहीं है। तो Correct. कुछ चीजें मुंबई की भी यहाँ पर आने वाले टाइम में उसे डिसेंट्रलाइज, यानी ताकि मुंबई पे लोग कम हो, उसे यहाँ पर पहले वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, फिर उसके बाद में उनको वो चीजें वहां से डिसेंट्रलाइज करने का प्लान 100% होगा। तो ओवरऑल इस पूरा जो हमारा इस क्वेश्चन का एक ही सेगमेंट था कि व्हाई ओनली नवी मुंबई, कि हम नवी मुंबई और पुष्पक नगर या बेलापुर उल्वे और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए आज के डेट में। तो ये क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छे से संदीप जी ने हमारे यहाँ पे दिया है। तो इस पूरे जितना भी हमारे सवाल था इसका तो मतलब एक हमारे व्यूवर्स के लिए मैं ये डेफिनेटली बोलना चाहूँगा कि आपके जितने भी सवाल थे उसका एक बहुत सिंपल सा आंसर, वो मैंने जो एक सोल्यूशन निकाला है उसका सिंपल आंसर ये हुआ कि डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। ये अभी का जो समय है ये आपको मतलब सोना, मतलब ये सिर्फ लैंड नहीं है, मिट्टी नहीं है, ये सोना है। जो मैंने कहते हैं ना कि मिट्टी नहीं सोना है, तो ये एक्चुअली में सोना है। इसको आज ही खरीद लो या फिर आज ही आप कोशिश करो कैसे आप ग्रैब कर सकते हो। और इसके लिए आपको क्या करना होगा ये भी मैं बताता हूँ। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, नेक्स्ट गुरु का लिंक है, वहां पर जाइए और सारी इंफॉर्मेशन वहां से कलेक्ट कीजिए। संदीप जी का नंबर है वहां पर, उनकी टीम से कांटेक्ट कीजिए, उनसे कांटेक्ट कीजिए, उससे कंसल्टेशन लीजिए और डेफिनेटली अपने फ्यूचर को और भी ब्राइट बनाइए। और संदीप जी, मैं खत्म करने से पहले एक छोटा सा रैपिड फायर लूंगा, लाइक वन वर्ड आंसर। मैं लोकेशंस के नाम लूंगा जिसको आपको सिर्फ एक वन वर्ड में डिराइव करना है, ठीक है? ज्यादा टाइम नहीं लूंगा उसके लिए। सो स्टार्ट। ओके, सो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा लाइक पुष्पक नगर। अपॉर्चुनिटी। ओके। उल्वे। लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। क्यों? वहाँ पे तो अभी भी बहुत सारे यूनिट अवेलेबल है, मतलब है। यूनिट्स अवेलेबल है लेकिन प्राइस काफी ज्यादा हो गया, ओके। तो इसके लिए वो लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है। ओके, हाँ, मतलब अब बजट के बाहर है ना, ऑफ कोर्स। बजट के बाहर। तो आप द्रोणागिरी के बारे में क्या? द्रोणागिरी टू लेट। टू लेट। ओके, इसको भी खारगर कैसे करेंगे? कॉर्पोरेट हब। हाँ, BKC2 वो सब वहाँ पे ही आ रहा है और खारगर आने वाले समय में बहुत ज्यादा बिल्ड हो रहा है। ओके, MTHL। गेम चेंजर। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं है ना, कनेक्टिविटी की वजह से एकदम speed हो जाता है। नवी मुंबई की हिस्ट्री चेंज कर हिस्ट्री चेंज करिए आपको, राइट राइट। एंड अगर एमटीएचएल नहीं होता तो शायद हम इतना डिस्कशन भी नहीं करते। हाँ, आइकॉनिक प्रोजेक्ट भी है, लाइक आई हैव बीन ऑन दैट प्रोजेक्ट, तो इसके लिए मुझे पता है। एंड वाशी प्रीमियम। प्रीमियम, लाइक क्यों? इसका रीजन? प्रीमियम लाइक नवी मुंबई में सबसे ज्यादा प्राइस है वहाँ पे, ओके और जितने भी टॉप मोस्ट डेवलपर्स हैं सबके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वहाँ पे, ओके मल्टीपल विंग्स के प्रोजेक्ट आ रहे हैं। ओके, करेक्ट करेक्ट। तो ये रिकलेक्ट कर सकते हैं हमारे व्यूअर्स भी कि अभी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा प्रीमियम, नॉट ओनली इंडिया के बट इंटरनेशनल के भी कुछ ग्रुप ऑलरेडी वहाँ पे इन्वेस्टेड है। Yes. फाइन। तो इस वीडियो को क्लोज करने से पहले, आज इस वीडियो को मैं नहीं क्लोज करूंगा, बट देन यस, संदीप जी से कुछ और लास्ट के कुछ वर्ड्स लेना चाहूंगा। सो आई वांट संदीप जी, आप इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से क्लोज कीजिए। समराइज पुष्पक नगर, समराइज कीजिए। अगर आप इसे समराइज करने के लिए बोलेंगे तो मैं बोलूंगा कि अगर पुष्पक नगर
जो लोकेशन है पुष्पक नगर, अगर आपको पैसे बनाने हैं, सिक्योरिटी चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एयरपोर्ट के आसपास की कोई अच्छी लोकेशन चाहिए जहाँ पर प्राइस कम है, यानी कि अभी वो मार्केट पुष्पक नगर का मार्केट कंप्लीटली इन्वेस्टर्स के लिए है, एंड यूजर्स के लिए है। अभी आज जो भी आप वहाँ पर जो प्राइस ले रहे हैं, यानी आप इस चीज़ को समझिए कि लैंड की कॉस्ट है लमसम 1500 रुपये, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है लमसम 1700-1800 रुपये, टोटल आप ऐड करेंगे तो समवेयर थोड़ा सा प्रॉफिट मिला करके आपको डेवलपर वहाँ पर इन्वेंट्री दे। ये एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है पुष्पक नगर की, शायद आपको हो सकता है 6 महीने, 8 महीने या साल भर के बाद में, एयरपोर्ट शुरू होने के बाद, यानी 25 दिसंबर को एयरपोर्ट की शुरुआत हो रही है, एयरपोर्ट शुरू होने के बाद में शायद आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। विदिन मंथ, विदिन दिस क्वार्टर आई वुड सजेस्ट कि जितना जल्दी से जल्दी आप डिसीजन ले सकते हैं पुष्पक नगर में इन्वेस्टमेंट। सो गाइस, Thank you. इट्स वेरी सिंपल, पुष्पक नगर नाउ और नेवर। इसी के साथ हम आज का पॉडकास्ट यहीं पे खत्म करते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। ऑल्सो इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल, काइंडली गो एंड सब्सक्राइब। आपको आने वाले समय में रियल एस्टेट से रिलेटेड बहुत सारे सरप्राइजिंग धमाकेदार चीजें और बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीजें इसी चैनल पे मिलेंगी और कहीं नहीं मिलेंगी। डेफिनेटली वी हैव द एक्सपर्ट्स फ्रॉम नवी मुंबई, विच इज द फ्यूचर ऑफ मुंबई। थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक आए हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर भी कर दो, लाइक भी कर दो, अपने ग्रुप के साथ शेयर करो यार, सब लोग मिलकर इन्वेस्ट करो वहां पर। थैंक यू सो मच।